उदाहरण वो सेट करना चाहते हैं कि अगर आप योगी जी के खिलाफ बोलोगे तो डॉक्टर काफिल जैसे व्यक्तियों को रासुका लगा दो। जनरल डायर, तड़ी पार जैसे लोग न जेल भेजे गए, इसी देश की जनता जेल भेजेगी। पिछले 3 साल के अंदर 200 ब्राह्मण हत्या का जवाब कौन देगा? ये सब सवालों के जवाब नहीं है, इसकी वजह से छुपाने के लिए बस एक खाना पूर्ति है कि भाई इनकाउंटर कर दो। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़े अपराधी डॉक्टर कफील खान है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे अपराधियों से बड़ा अपराधी डॉक्टर कफील खान है? बट अभी आज का युवा डरता नहीं, आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। अमित शाह की जो गुंडई है और हम लोग इस जालिम भाजपा सरकार से जरूर जीतेंगे। इन्होंने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए एक मुहिम चलाई पूरे देश में। जब से वो सत्ता में आए हैं हिंदू मुसलमान ही चल रहा है और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हिंदुओं को ही बर्बाद कर दिया। हम लोग अलायंस बना रहे हैं और इनके खिलाफ थर्ड फ्रंट बना करके लड़ने की जो कोशिश है, बाबा विश्वनाथ हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और हम लोग इस जालिम भाजपा सरकार से जरूर जीतेंगे। अभी पीएम केयर में जितना पैसा है वो सब पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? पीएम केयर फंड के पैसे से ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान से लेके बिहार तक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। वो पैसा वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री बनारस का सांसद कर्नाटक में विधायक खरीद रहा था। यहाँ लोग मरे पड़े थे, दवाइयाँ खरीद रहे थे, वो कर्नाटक में विधायक खरीद रहा था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। बनारस के कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि जो महाराष्ट्र मुंबई से होकर के बनारस पहुंचे हैं, दोनों लोग बनारस के मिश्रा जी और विनय दुबे जी मेरे साथ एक ही मंच पर है द लाइव टीवी के लिए। खास करके विनय जी, आपका स्वागत है द लाइव टीवी में। क्या बनारस क्यों आए हैं, क्या खास देखा आपने? देखिए, मैं बेसिकली आया हुआ था डॉक्टर काफिल के इलाहाबाद केस की वजह से, लेकिन बनारस जबकि पास में है, मेरा घर है, तो मुझे आना पड़ा। और मैं ये ख़ास तौर पे देखना चाहता था क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश आए काफ़ी समय हो गया, तो मैं देखना चाहता था कि हमारे मोदी जी ने क्या वाकई में बनारस को क्वेटो बना दिया है। मैं जब निकला तो जहाँ इतने बेहतरीन होटल में मैं रुका हूँ, उसके बाहर आते ही इनकी हकीकत मुझे समझ में आ गई कि जिस तरह से जुमलेबाजी ये शब्दों में करते हैं, वही चीज़ यहाँ की सड़कों पे दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था यहाँ पे तो इतनी खूबसूरत है कि मैं मुंबई से यहाँ तक चलाया, लेकिन चेकिंग के नाम पे कहीं पे भी कुछ नहीं देखने मिला। मैं मुंबई से प्रवास कर रहा हूँ, एक आप समझिए जो कोरोना का सबसे बड़ा हब है। एयरपोर्ट भी इतनी लचर व्यवस्था है कि अगर सही में कोई कोरोना पेशेंट अगर ट्रैवल कर जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश को संक्रमित कर जाएगा। टेस्टिंग के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति है। जिस मशीन से तापमान नापा जाता है वो चल भी रही है कि नहीं वो पता नहीं है, इनको बस बटन दबा दिए चलते रहो, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ जुमलेबाजी जिस तरह से पूरे देश में किए थे, जो उन्होंने गुजरात में किया, अब पूरे देश के अंदर हो रहा है और उसका खामियाजा आपको और हमको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे कोरोना की स्थिति है, जिस तरह से यहाँ की अस्पताल और मेडिकल सर्विसेज हैं, 90% जो आबादी है वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे प्रताड़ित होगी, बहुत बुरी तरह से उनको ये सब झेलना पड़ेगा। डॉक्टर कफील के लिए खास करके विनय दुबे जी यहाँ उत्तर प्रदेश में आए थे, उनके रिहाई के लिए हाई कोर्ट में भी थे बैठे। कल कोरोना के कारण जो है कि डॉक्टर कफील की रिहाई नहीं हो पाई, उस पर सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन निश्चित तौर से जो है कि फिर उनका जब रुख हुआ बनारस के तरफ, तो हमें भी लगा कि नहीं, बनारस में जो है कि मुंबई से चल करके उत्तर भारतीयों के मजबूत आवाज़ बने विनय दुबे जी का आगमन है अगर बनारस के अंदर, तो इनको बनारस का एक सच्चाई दिखाना चाहिए जो गुजराती भेड़ियों ने आकर के इसका एक बड़ा फ्लैशिंग होल्डिंग किया है पूरे देश के अंदर। पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर कफील के ऊपर खुन्नस खाए हुए हैं और उस वक़्त से खुन्नस खाए हुए हैं जब बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में दलाली के चक्कर में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। मधुकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी तो भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ दलाली खाने के चक्कर में ऑक्सीजन का पेमेंट नहीं कराया, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आया, जिसकी वजह से मेडिकल में ऑक्सीजन नहीं आया। उसमें 60 से 70 बच्चों की जानें चली गई। और जब उसका पोल डॉक्टर कफील खोलने लगे, जब डॉक्टर कफील अपने बीबी के अकाउंट के पैसे से लाकर ऑक्सीजन से बच्चों की जान बचाने लगे, तो टीवी पे न्यूज़ चलने लगा कि इंसान के रूप में धरती पर एक फरिश्ता डॉक्टर कफील खान, जिसने बचाई हिंदू बच्चों की जान। देश में फरिश्ते का एक शकल डॉक्टर कफील खान। ये पहचान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ से, दंगाई मुख्यमंत्री से। वो आते हैं गोरखपुर में, कहते हैं तुम ही डॉक्टर कफील खान हो, हीरो बन रहे हो, समझा देंगे तुम्हें। कौन सी खुंडा डॉक्टर कफील ने क्या गुनाह किया था, बताएगा कोई? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़े अपराधी डॉक्टर कफील खान है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे अपराधियों से बड़ा अपराधी डॉक्टर कफील खान है जवाब किसी के पास? अब पता नहीं कोर्ट भी क्या कर रहा है, डॉक्टर कफील को क्यों नहीं बेल मिल रहा है भाई साहब? डॉक्टर काफिल और रासुका को कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। हम लोग तो कम से कम इतना खुल के इनको गाली गलौज कर लेते हैं, तबीयत से हम लेते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके नेताओं को, लेकिन रासुका लगता है डॉक्टर काफिल पे। मतलब एक समझने की बात है, जो व्यक्ति लोगों की मदद कर रहा है वो उस पर आप सिर्फ अपने एक भड़ास निकालने, क्योंकि गोरखपुर की बात है, योगी जी का क्षेत्र है और वहाँ पे अगर 80 बच्चे मरे हैं जिनकी माताओं की गोद सुनी हुई है, आप उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाओगे। एक डर और एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं वो, कि जिस तरह से एक उदाहरण वो सेट करना चाहते हैं कि अगर आप योगी जी के खिलाफ बोलोगे तो आपको रासुका लगा दिया जाएगा। बट अभी आज का युवा डरता नहीं, आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, अब आपका समय ख़त्म हो गया है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में आप लोगों के खिलाफ एक नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, वो आगे बढ़ती रहेंगी। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भारी बहुमत जिस वर्ग का लिए हैं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार, यानी ब्राह्मण समुदाय का, 1 महीने के अंदर 35 हत्या और पिछले 3 साल के अंदर 200 ब्राह्मण हत्या का जवाब कौन देगा? उनसे पहले जो यहाँ पे तख्त नसीह था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, तो जितना यकीन है कर लें योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को भी जाना है और योगी आदित्यनाथ आज सरकार में जितनी मनमाना करना है कर लें। योगी आदित्यनाथ न जेल भेजे गए सरकार को उतरने के बाद, योगी आदित्यनाथ, जनरल डायर, तड़ीपार जैसे लोग न जेल भेजे गए, इसी देश की जनता जेल भेजेगी। इनकाउंटर अपराधियों का हो तो उसका स्वागत है, पूरी तरह से उसके खुल का समर्थन है, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो। लेकिन जिस तरह से विकास दुबे के केस में हुआ है, एक अगर वो बंदा को सरेंडर, जिसने सामने से सरेंडर किया, वो भागेगा नहीं। और चलो वो ठीक है, उनका इनकाउंटर होना स्वागत करते हैं, हम सभी उसका स्वागत करते हैं। अपराधी था, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था कि जिसकी वजह से हो। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, जो उनका पार्टनर था, जो उनका साथी था अमर दुबे, उसकी सिर्फ 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसके पत्नी का क्या दोष था जो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया? उसका तो कोई लेना देना नहीं है, एक गरीब परिवार, उसके माँ बाप रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी भड़ास निकालना चाहती है और उसके लिए आप और मैं हूँ जिस पे वो अपना भड़ास निकाल सकते हैं। वो हमारे घर तोड़ सकते हैं, हमें इनकाउंटर कर सकते हैं, लेकिन जब उनसे जब कानून व्यवस्था की बात की जाए कि आपके नाक के नीचे एक लड़का, एक व्यक्ति 60 FIR के बाद भी खुला घूम रहा है, तो किसकी नाकामी है वो? ये सब सवालों के जवाब नहीं है, इसकी वजह से छुपाने के लिए बस एक खाना पूर्ति है कि भाई इनकाउंटर कर दो, उठा के जेल में डाल दो। एक 16 साल के बच्चे का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है और एक अपराधी आज यहाँ सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री बना पड़ा है। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि वो ब्राह्मण दिलेर था जिसने सीने पे गोली खाई। अगर हमने तो राजपूतों को संसद में रोते हुए देखा है, और यही योगी आदित्यनाथ संसद में अपना रोना भूल गया जब संसद में बैठ के रो रहा था कि मुझे बचा लो नहीं पुलिस मार डालेगी। तो एक अपराधी जब सत्ता में बैठेगा तो वो अपराध कराएगा ही। और जिस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मण द्रोही ये योगी सरकार है और ये स्पष्ट है। विनय दुबे जी का जो पदार्पण काशी के अंदर हुआ है, ये झूठ को पूरी तरीके से पर्दाफाश करेगा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी सरकार का। और अमित शाह की जो गुंडई है उसकी भी पर्दाफाश करने के लिए महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम नौजवान साथी हम लोग अलायंस बना रहे हैं और इनके खिलाफ थर्ड फ्रंट बना करके लड़ने की जो कोशिश है, बाबा विश्वनाथ हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और हम लोग इस जालिम भाजपा सरकार से जरूर जीतेंगे। ये 5 साल का सत्ता है, कोई जाति मकान थोड़ी है। सत्ता से जाने दीजिए, कर लीजिए जितनी अत्याचार करनी है। मजलूमों के यहाँ बेकार नहीं जाएंगी। अभी PM केयर में जितना पैसा है वो सब पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? वो मज़दूरों को थोड़ी खर्चा करेंगे कि उनके लिए बस कर दें, वो मज़दूरों के लिए थोड़ी करेंगे कि उनके लिए ट्रेनें चला दें, या वो गरीब के लिए नहीं करेंगे कि उनको राशन पहुँचा दें। वो जो करोड़ों रुपये आया है उससे अपनी सरकार बनाएंगे, वो विधायक खरीदेंगे, सांसद खरीदेंगे और यहाँ तक रहेगा कि भाई हम सत्ता में बने रहें। आज ये लोग की हिम्मत इसके लिए बढ़ती है कि हमारे जो चुने हुए विधायक और सांसद हैं ना, वो 2 कौड़ी की औकात वाले हैं। आप समझिए, अगर वो सब्जी मंडी में सब्जी की तरफ बिक जाते हैं, अगर ना बिकते ना, तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि वो सत्ता स्थापित कर ले कहीं पे। ये बिकते हैं, इसकी वजह से ये लोग खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जनता को समझने की ज़रूरत है कि आप किसे चुन रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना बेशरम है, जो बनारस में ये कह कर आया था, ना मैं यहाँ आया हूँ ना किसी ने मुझे बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। जब माँ गंगा के लाल मरे, जब बनारस में ब्रिज गिरा, 60 लोग दब के मर गए, उस दरमियान भी देश का प्रधानमंत्री बनारस का सांसद कर्नाटक में विधायक खरीद रहा था। यहाँ लोग मरे पड़े थे, दवाइयाँ खरीद रहे थे, वो कर्नाटक में विधायक खरीद रहा था। इन बेशर्मों से, बेहयाओं से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनसे बस इतनी ही उम्मीद है कि कहाँ हिंदू कराना है, कहाँ मुसलमान कराना है, कहाँ जमात कराना है, कहाँ इस्लाम कराना है, इससे इनको लेना देना है। और जो बोलने वाले हैं उनको कैसे जेल भेजना है, बस इनसे इनको लेना देना है। काम कुछ भी नहीं करना है। काम के नाम पे जानते हैं क्या, इस देश की अखबार और मीडिया के बारे में इसी बोल देंगे। जिस देश की अखबार के पहले पेज पे गुटखा का प्रचार हो, उस देश के अखबार के दूसरे पेज पे थूक के अलावा क्या मिलेगा? PM केयर फंड के पैसे से ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान से लेके बिहार तक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। वो पैसा वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है।
और वही कारण है। आप ये बताइए कि बनारस में एक भी खंभे से चाइनीज़ लाइट हट गई? आप चाइना की बहिष्कार का बात करते हैं, 59 ऐप बंद कर दिए। अगर 110 कंपनियां जो चाइना की गुजरात में रन कर रही हैं उसको बंद नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे 5 बार चाइना गए और चाइना के मंचों पर उन्होंने खुल के कहा है कि चाइना जिस तरह से कहेगा उस तरह से विकास का, गुजरात का डेवलपमेंट होगा। तो ये इनकी दोगली नीति है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से व्यापार करते आई है। और वो तो खुद मंच पे कह गया था ना कि मैं तो गुजराती हूँ, गुजरातियों के खून में व्यापार चलता है। तो अब तो ये साला तिरंगे से व्यापार करने लगा। तो इससे ज़्यादा गंदा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा जो तिरंगे को बेच खाया। आज वो तिरंगे को बदनाम कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जुमलेबाज मोदी है, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। धन्यवाद। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि चुनाव आयोग डोर टू डोर कैंपेन के लिए परमिशन नहीं देगा। अगर वो परमिशन देगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कुत्तों की तरह मार खाएंगे सड़कों पे। ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो उसी को देखते हुए ये लॉकडाउन के प्रक्रिया के अंदर ही धीरे धीरे वर्चुअल रैली करा के, सोशल मीडिया से प्रचार करा के चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव होना तय है, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो मार ना खाए, उनकी बदनामी ना हो, इसकी वजह से ये ज़मीन पे नहीं उतरेंगे। उसको छुपाने के लिए लॉकडाउन है ही है, कोरोना का बहाना चल ही रहा है। आप रेलवे का मुद्दा उठा के देख लीजिए कि यहीं DLW के मैदान में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था क्या कि मुझसे ज़्यादा रेलवे के बारे में कोई नहीं जानता, मैं तो रेलवे से जुड़ा हूँ, मेरी तो पैदाइश रेलवे में हुई है, मैंने चाय बेचा है, ये किया वो किया, जो कि आज तक किसी ने देखा नहीं वो चाय बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। हाँ, इतना ज़रूर पता चला है कि घर में गहना चोरी करने के बाद उनको घर से भगाया गया था, घर छोड़ के भागे थे वो। और उसके बाद उस तरह की बात करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पैसा आएगा उससे रेलवे का निर्माण किया जाएगा। और आज आप देख लीजिए कि रेलवे की 151 ट्रेनों का निजीकरण कर दिया गया। और आज के डेट में मीडिया में किस तरह से सवालों को घुमाया जाता है और किस तरह से सवालों को पलटा जाता है। आप ये देख लीजिए कि कोरोना के नाम पे जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन को मीडिया में लाया गया और अमिताभ बच्चन को चलाया जा रहा था, और अमिताभ बच्चन की आड़ में PNB बैंक के 4000 करोड़ के घोटाले को किस तरह दबा दिया गया, इसको किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो घोटाले हो रही हैं इस सरकार में, और उस घोटालों को दबाने के लिए ये बुरी तरह से इस गोदी मीडिया और दलाल मीडिया का जिस तरह से उपयोग कर रही हैं। आप अंजना ओम कश्यप को देख लीजिए, रूबिका लियाकत को देख लीजिए। रूबिका लियाकत तो ऐसे लगता है जब से PM का उन्होंने इंटरव्यू क्या लिया, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद एक सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। तो ये दोगली मीडिया है, और आप जैसे निष्पक्ष मीडिया वाले जो हैं वही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सत्ता से सवाल कर रहे हैं। और नहीं तो आज की गोदी मीडिया है वो बस सत्ता की महिमा मंडन करने में लगी है। और ये दोगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये दोगली नीति जो है उस जनता के सामने आ चुकी है। मुंबई में मैंने जब आंदोलन किया था तो वहाँ पे कौन सी योगी मोदी की सरकार थी? वहाँ पे तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार थी। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप केवल मोदी योगी जी को क्यों लेते हो। मेरा सवाल सत्ता से होता है। सत्ता चाहे वो शिवसेना की हो, सत्ता चाहे कांग्रेस की हो, सत्ता चाहे राष्ट्रवादी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। मैंने मज़दूरों का आंदोलन उठाया तो मुंबई के मज़दूरों का उठाया था। वहाँ पे तो भाजपा का कुछ लेना देना नहीं था। वो महाराष्ट्र शासन उनको राशन दे पा रही थी, नहीं दे पा रही, वो सवाल मैंने उठाया था। तो उसमें योगी मोदी जी का सवाल ही नहीं उठता। बट एक प्रोपोगेंडा मेरे लिए भी सोशल मीडिया पे चलाया जाता है कि मैं एंटी BJP हूँ, तो मैं हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि सवाल जो है सत्ता से ही पूछा जाता है। कभी विपक्ष से नहीं पूछेंगे भाई आपने सड़क क्यों नहीं बनाई, उसके तो खाते में ही नहीं है, उसके दायरे में नहीं है। इन्होंने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए एक मुहिम चलाई पूरे देश में। जब से वो सत्ता में आए हैं हिंदू मुसलमान ही चल रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हिंदुओं को भी बर्बाद कर दिया। आप देखिए ना, जो व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए थी, जो भी हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे अस्पताल की है, शिक्षा की है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की है, उस पर ध्यान न देके हम केवल हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हैं। और उसके पीछे इनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है कि हमें वोट बैंक की ज़रूरत है। अगर हम जय श्री राम कहेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, बट वो भूल जाते हैं वो जय श्री राम कहने के लिए आदमी ज़िंदा होना ज़रूरी है। अगर वो आदमी ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो जय श्री राम या फिर आपको वोट कहाँ से देगा। और ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ रही है। जनता एहसास कर रही है कि भाई हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। लास्ट 70 सालों में शायद ही ऐसा कोई नाकारा और एकदम हारा हुआ प्रधानमंत्री पैदा हुआ है इस धरती पे, भारत के अंदर, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना जाता है। आज हम लोगों की जो मुलाकात हुई है वो बिहार चुनाव को लेकर के है पहला। दूसरा, डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए जो रणनीति है उस पर हम लोग बैठ कर के बात किए हैं कि मुंबई में विनय दुबे जी किस तरीके से मूवमेंट चलाएंगे, हम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चलाएंगे, और भी तमाम जो साथी हैं, केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इनमें जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो उत्तर प्रदेश को और बिहार को छोड़ करके जब रोजी रोजगार के लिए
वो मुंबई और गुजरात के तरफ जाते हैं। तो सरकारों का जिस तरीके से दमन और दोगलापंथी जो है इस मजदूर के लिए और इस गरीबों के लिए, नरेंद्र मोदी का जो कुकृत्य, जो राक्षसी चेहरा देखने को मिला, उससे आपको मालूम होगा कि ये वही विनय दुबे जी हैं जिन्होंने अपने खर्चे पर प्रवासी मजदूरों को यूपी और बिहार भेजने की बात कही थी, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से तिलमिला उठी थी और विनय दुबे जी को कम से कम 1 महीने 1.5 महीने के लगभग जो है उनको महाराष्ट्र के जेलों में बिताना पड़ा। लेकिन हम आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहेंगे, विनय दुबे जी का जो लगातार देश का भ्रमण है उसमें तमाम नौजवानों का जो है कि एक बड़ा अपार समूह समर्थन मिल रहा है और हम सभी लोग जो है विनय दुबे जी के अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। एक मेरे लिए गर्व का विषय था कि अगर मेरे जेल जाने के बाद अगर मज़दूरों को और प्रवासियों को अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचने का मौका मिला तो मेरे लिए वो गर्व की बात थी। और कहीं ना कहीं एक अगर आप कोई संकल्प पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आहुति देनी पड़ती है। देश की स्वतंत्रता में भी बहुत सारे लोगों ने आहुति दी, तब जाके हम आज आज़ाद हैं, अपनी बातें रख पाते हैं। तो ये नियम रहा है, इतिहास रहा है, किसी न किसी की आहुति ली जाती है। मेरी आहुति ली गई, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन था कि उन्होंने सकारात्मक तौर पे पूरे देश की जनता ने साथ दिया। इस मामले को सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों पे उठाया गया और कहीं ना कहीं सरकारों की आंखें खुली। आज मजदूर अपने घर पे हैं। देखिए, मैं भी घर पे बैठ सकता हूँ एसी रूम में, मैं भी आराम से सो सकता हूँ, मुझे क्या पड़ी है, कोई मर रहा है चाहे बर्बाद हो रहा है, अपने को क्या लेना देना। लेकिन एक डर होता है कि कल को मेरे जाने के बाद, इस देश में मेरी मृत्यु होने के, मेरा देहांत होने के बाद मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको यही चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। मैं सक्षम था, मैं एसी रूम में सो गया, अगर वो सक्षम नहीं हुए तो क्या होगा। तो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके भविष्य के लिए, सुधार के लिए, उनको एक अच्छा वातावरण दे के जाएँ, उसके लिए मेरे जैसे लोगों की कोशिश होती है कि जो गलत है, जो चीज़ें ख़राब हैं, उसको सही करके दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।